देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। अच्छा, आज हम लोग का प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट डाउन करवाए थे बस यही करने से हम लोग का होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम्पल 34, ये वाला। यहाँ पर देखो क्या बोला था, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। एक वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल x जिसका कुछ ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। जैसे अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो प्रोबेबिलिटी है 0, x का वैल्यू अगर 1 हुआ तो प्रोबेबिलिटी है उसका 2k। मतलब x 1 होगा इसका प्रोबेबिलिटी है 2k, x 2 होगा इसका प्रोबेबिलिटी है 3k, x 3 होगा इसका प्रोबेबिलिटी है k, 4 होगा इसका 2k। इस तरीके से अलग अलग प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अगर x का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से कुछ भी हुआ तो हम लोग को सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि k का वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद ये सब क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले हम लोग k का वैल्यू निकालते फिर बाकी क्वेश्चन को समझते हैं। देखो आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे ना सभी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एडिशनल है। एग्जाम पर्पस का क्वेश्चन हम लोग का लास्ट क्लास तक हो चुका है। फिर क्या ये एग्जाम में नहीं आएगा? देखो ऐसा तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता आएगा नहीं आएगा, अभी करने से समझ में आएगा। क्वेश्चन का लेंथ इतना बड़ा बड़ा है ना कि मतलब डाउट रहता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन आए या ना आए। फिर भी जो भी मुझे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हम करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 34 इसलिए देखो अभी सॉल्व करने से पता चलेगा कितना बड़ा होगा सोल्यूशन, जो कि एमसीक्यू के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा ही ये लग रहा है। गुड मॉर्निंग सुनील। गुड मॉर्निंग मैम। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा ये गिवन है हम लोग को। x का वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x का वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। प्रोबेबिलिटी x है हम लोग का 0 2 के 3 के 0 2k 3k k। अच्छा, फिर 2k k स्क्वायर 2k k स्क्वायर, फिर 7k स्क्वायर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 2k स्क्वायर प्लस k। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि k का वैल्यू निकालो। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का टोटल मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बोलो? 1। 1। ये मैक्सिमम है कि मिनिमम? मैक्सिमम है। मैक्सिमम मिनिमम है। हाँ मिनिमम बोलो कितना होता है? 0। 0। तो ये जो भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला लाइन बोल रहे हैं यहाँ पर ये सारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इक्वल टू हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टोटल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, तो टोटल ऑफ p ऑफ x अगर 1 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू टोटल में 1 होता है। देखो हम लोग को पता है कि ऑलवेज टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं p ऑफ x का वैल्यू 1 होगा। अब p ऑफ x का जो भी वैल्यूज है वो सबको ऐड कर सकते हैं, 0 प्लस 2k प्लस 3k k 2k k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k इक्वल 1। ठीक है, अच्छा अब ये सब का टोटल करके हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ऐड करते हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं ऐड करके 2k 3k k कितना हो गया? 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 7 8 8 और 1 9 9k हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 9k और k स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 1 और 7 और 2 7 8 9 10 10k स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल 1 हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ऐसे कर सकते हैं 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पर k का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया जाएगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ा डाउट है, देखते हैं किया जाता है कि नहीं। 10 1 10
10 माइनस 1 मुझे नहीं लगता है होगा, देख लेते फिर भी एक बार। 10 माइनस 1 के माइनस 1 0, 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस 1 इक्वल 0, 10 के कॉमन ले लो, के प्लस 1, हाँ यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है, तो के प्लस 1 इक्वल 0। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं के प्लस 1 इंटू 10 के माइनस 1 इक्वल 0 हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके। तो k प्लस 1 0, यहां से हम लोग बोल सकते हैं k इक्वल माइनस 1, और यहाँ पर 10 के माइनस 1 0, तो 10 के इक्वल 1, देयरफॉर k इक्वल टू 1/10, ठीक है। तो देखो k का हम लोग का दो वैल्यू निकल के आ गया है, k का एक वैल्यू हम लोग का निकल रहा है -1 और एक आ रहा है 1/10, ठीक है, एक -1 आया है और एक 1/10 है। इसको सॉल्व करने से हम लोग को पता चल गया कि k का वैल्यू कितना होगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सबसे पहले हमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो हम लोगों ने k का वैल्यू निकाल लिया। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -1 और 1/10, ठीक है, -1 और 1/10 ये हो जाएगा हम लोग का k का वैल्यू। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या हम लोग -1 और 1/10 दोनों लेंगे या फिर 1/10 ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि k से हमें प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकलेगा। जैसे देखो x का वैल्यू 0 होने का प्रोबेबिलिटी तो 0 है, x का वैल्यू 1 होगा उसका प्रोबेबिलिटी है 2k, 2k का मतलब 2, अगर हम लोग k का वैल्यू -1 लेते हैं तो आंसर मेरा -2 होगा। बोलो मुझे प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या माइनस में हो सकता है? नो मैम। तो फिर हम लोग को k का वैल्यू कौन सा लेना पड़ेगा, ओनली 1/10। 1/10, k इक्वल टू 1/10 एज k कांट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज k का वैल्यू पुट करके हमें प्रोबेबिलिटी मिल रहा है, इसीलिए k का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एज k कांट बी नेगेटिव एज इट डिनोट प्रोबेबिलिटी। गुड मॉर्निंग मैम। एज इट डिनोट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, ठीक है। तो इसीलिए 1/10 ये वाला हम लोग का 1/10 सोल्यूशन में लेना पड़ेगा। अच्छा अब हम लोग देखते हैं, हमारा पहला आंसर हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट बोला है p लेस देन 3 कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, p लेस देन 3। अच्छा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, p लेस देन 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला है p मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है, x लेस देन 3 होना चाहिए। अच्छा मुझे बोलो x लेस देन 3 का मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, x लेस देन 3 का मतलब x का वैल्यू इसमें से कौन कौन सा हो सकता है, x का तो ये सब वैल्यू है ना, अगर x लेस देन 3 है तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, बोलो। 0, 1, 2 हो सकता हाँ 0, 1 और 2 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है जहां पर x का वैल्यू लेस देन 3 है, मतलब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी x 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2, ठीक है। मुझे ये तीनों चीज कैलकुलेट करना है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। अच्छा प्रोबेबिलिटी कि x का वैल्यू 0 हो, x का वैल्यू 0 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 0 होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 है, तो देख देख के 0 लिखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 2k है, तो लिखो 2k होगा। अच्छा x का वैल्यू 2 हो जाए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3k है, तो हम लोग 3k लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया मैंने देखो 3k, ठीक है। अब ये सबको ऐड करेंगे 5k, k का हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट किया अभी अभी, k का वैल्यू 1/10 होता है, यानी 1/2 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का 1/2 होगा। एक बार देख लेते हैं हम इस पे, हाँ यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर x प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोला है हमने, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी क्या क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 4 बोला है तो 4 से स्टार्ट होगा, और क्या हो सकता है, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा था ना प्रोबेबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, ठीक है।
तो अगर मुझे बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो क्या क्या होगा, ये था क्वेश्चन। यहाँ से भी देख के तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग भी अपने कॉपी से देख के बोल सकते हो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो क्या क्या होगा। 4 5 6 7 4 5 6 7, हाँ तो 4 5 6 7 लिखना होगा। हाँ। सेवन, ठीक है 7 तक लिख लिया। अब वैल्यूज देखना पड़ेगा कि क्या क्या होगा। प्रोबेबिलिटी x का वैल्यू 4 होने का कितना है, 2k k स्क्वायर 7k स्क्वायर, यहीं से देख देख के लिख देते हैं। 2k k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस 7 होने का है 2k स्क्वायर प्लस k। अच्छा तो टोटल कितना हो जाएगा 7 2k प्लस, अच्छा यहाँ पर एक k है 3k हो जाएगा, 3k हो जाएगा और 7 8 9 10 के स्क्वायर, ठीक है 10 के स्क्वायर। अब इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 इंटू 1/10 प्लस 10 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, ये रहेगा 3/10 और यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट होके 1/10 यानी 4/10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको पॉइंट पे लिखना चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का थर्ड नंबर था, ठीक है। फोर्थ नंबर में देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोला है 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 बोला था, ठीक है। ये देखो 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 बोला था, ये देखो 34th नंबर कहाँ चला गया। हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पर बोला है कि x x 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5 यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या क्या आना चाहिए, अगर 2 लेस देन x है और लेस देन इक्वल टू 5 है तो क्या क्या आना चाहिए, बोलो तुम लोग पहले बताओ क्या क्या आना चाहिए। मैम 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक से सोचो। तुम लोग सोचो, मुझे एक सेकंड मुझे 2 से के लिए। 5 होगा, हाँ बोलो। 2 से 5 होगा, 2 3 4 5 टू तो नहीं है, टू का पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, एक्स तो लेस देन 2 लेस देन एक्स हो रहा है ना, ठीक से सोच के बताओ, रॉन्ग हो रहा है। मैम 3 से 5 तक होगा। हाँ 3 से 5 तक होगा, 3 से 5 तक होगा, ठीक है 3 से 5 तक होगा। एक सेकंड में तुम लोग एक बार कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो तुम लोग, वैल्यूज सभी तो बताया हुआ है। 2 तो नहीं आएगा, 2 क्यों नहीं आएगा हम बता देते हैं। देखो इसको तो तुम लोग को रीड करके समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। एक सेकेंड, हाँ मुझे थोड़ा सा ये वाला हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देख लो यहाँ पर बोला है x 2 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है कि x का वैल्यू 5 या 5 से कम होगा, यानी x का वैल्यू 5 होगा और 5 से कम हो सकता है, लेकिन 2 लेस देन x हो रहा है ना, 2 लेस देन x का मतलब x ग्रेटर देन 2 होता है, x का वैल्यू 2 से ज्यादा होगा यानी 3 4 5 होगा, ऐसे समझना पड़ेगा। 2 तो नहीं होगा, ठीक है 3 4 5 होगा। बोलो समझ में आया क्यों 3 4 5 होगा, इस बात का जो कंफ्यूजन था। यस मैम 3 4 5 होगा, ठीक है 3 4 5 x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसका वैल्यू देख देख के पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, देखो x 3 होने का k है, 4 होने का कितना है 2k है और 5 होने का कितना है k स्क्वायर। बस अब ऐड कर लो 2k प्लस k कितना हो जाएगा 3k और ये हो गया k स्क्वायर
3k का मतलब 3 इंटू 1/10 और k स्क्वायर का मतलब 1/10 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा 3/10 हो जाएगा, ये मेरा 1/100 हो जाएगा। 100 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 100 होगा। और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे 10, ये 30 हो गया और ये 1 हो गया। 31/100, 31/100 यानी कि 0.31 होगा, 0.31। ये देखो 0.31, एक सेकंड चेक करते हैं। हाँ 0.31 होगा। देखो क्वेश्चन इसीलिए लेंदी थोड़ा सा है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट पूछा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग को, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। पता नहीं क्या कर दे रहा है। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इसमें अगर पार्ट पार्ट करके पूछा जाए तो पूछा जा सकता है, इतना भी लेंदी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं होगा, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो 34 वाला हो गया। देखो अब हम लोग करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, सेट सी का, ठीक है। ये देखो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। सेट सी, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। ये देखो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज एज फॉलोज द वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये देखो हमें ये दे दिया है और ये प्रोबेबिलिटी दे दिया है। अभी थोड़ा सा पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज किया उसी के तरह ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब वेरिएंस और एसडी क्या होता है ये हम लोगों ने लास्ट दिन ही पढ़ा था, क्योंकि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये जो टॉपिक है ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें मिक्स्ड अप सारे चीज है। तो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 24, देखो इसमें हम लोग को x का वैल्यू दे दिया है, पहले हम लिख लेते हैं। x का वैल्यू दे दिया है 1 से लेके 1 2 4 6 8, तो 1 2 4 6 और 8, ठीक है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे दिया है इसके अगेंस्ट में k 2k 3k 2k 3k और k, नहीं मैंने एक गलत लिख दिया क्या, अच्छा 2 बार 3k है, 2 बार 3k है और यहाँ पर k है। अच्छा हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वेरिएंस ऑफ x, तो पहले समझ लेते हैं वेरिएंस ऑफ x का मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है। देखो लास्ट दिन ये वाला कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट दिन हम लोग वेरिएंस वाला पॉइंट सीखे थे। ये देखो हम फॉर्मूला एक बार तुम लोग को दिखा देते हैं, वेरिएंस का मतलब क्या होता है। ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ये दोनों चीज हम लोगों ने सीखा था। वेरिएंस का मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और इसको जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में लिखने जाते हैं तो इसको ऐसे लिखा जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको चाहे तो हम लोग इस तरीके से स्प्लिट भी कर सकते हैं। और हम लोगों ने लास्ट दिन जो भी क्वेश्चन किया था वेरिएंस रिलेटेड, उसमें हम लोगों ने यही वाला फॉलो किया था। मतलब हम लोग को म्यू निकालना है। ये देखो कैसे वेरिएंस निकाला जाता है, ये देखो वेरिएंस वाला क्वेश्चन हम लोग को ये वाला px निकालना है यानी म्यू निकालना है, और उसके बाद हम लोग को px स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तब जाके हमारा वेरिएंस निकलता है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, px चाहिए, p इंटू एक्स करेंगे। ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन समझा भी दिया था कि क्यों ऐसा करते हैं। मैंने तुम लोग को एक नॉर्मल जो फॉर्मूला है उससे सिखाया था। ये देखो स्टैटिस्टिक्स में जैसे होता है, ये देखो मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी रहने से एफ एक्स करके, ठीक है, वही कंसेप्ट है। हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का एवरेज निकाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्या बताता है, एवरेज बताता है, ठीक है। अभी हम लोग निकाल रहे हैं p इंटू एक्स, ठीक है। p इंटू एक्स कितना होगा, 1 इंटू के हो जाएगा, 2 इंटू 2k 4k हो जाएगा, 4 इंटू 3k 12k हो जाएगा, 6 इंटू 3k 18k हो जाएगा, 8 इंटू के 8k हो जाएगा। ये टोटल करने से हम लोग को मिलेगा म्यू, ठीक है, इसका टोटल करने से हम लोग को म्यू मिलेगा। तो 4 + 1 5, 5 प्लस ये हो गया 10 10 20 30 38, 38 + 5 कितना होगा, 38 + 5 ये आ रहा है 43, ठीक है। ये हम लोग का आ रहा है 43 हो जाएगा। म्यू का वैल्यू 43k भी तो लिखना पड़ेगा। अच्छा वेरिएंस का हम लोग का क्या फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, जिसमें से म्यू तो हम लोग को मिल गया, यानी यहाँ पर होना चाहिए 43k का होल स्क्वायर। और e ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे फिर निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी इनटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
4 का स्क्वायर 16 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। अब हम लोग को p इंटू एक्स का स्क्वायर करना है, मतलब k इंटू 1k, 2k इंटू 4, 8k, 3k इंटू 16, 48k, अच्छा 36 इंटू 3 कितना होगा देखते हैं, 108k, और यहाँ पर 64 इंटू के होता है 64k। अब इसको अगर हम लोग टोटल करें देखते हैं कितना आता है। मैम 229 के 229 के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का p इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी ये वाला वैल्यू, ठीक है। p इंटू एक्स का स्क्वायर ही मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर होता है, तो ये हम लोग का 229 के आ गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर k का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। k का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया था, ओ दिया तो नहीं, हम लोग खुद से निकाल सकते हैं। अब देखो, हाँ एक पॉइंट यहाँ पर तुम लोग देखो, यहाँ हमें जो आंसर है वो k के बिना ही दिया हुआ है, मतलब हमें k का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ आंसर हमें डिजिट में दिया हुआ है जहां पर k नहीं है, तो k कैसे हट सकता है, क्योंकि k तो मेरे मतलब कैलकुलेशन में आते ही जाएगा, k तो मेरे कैलकुलेशन में आते जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर k का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरा 1 होता है, ठीक है। तो इसका टोटल मेरा 1 होगा, वहां से हम k फाइंड आउट कर पाएंगे, जैसे अभी मैंने दिखाया तुम लोग को। 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10k, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब 10k का वैल्यू 1 होगा, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं k का वैल्यू हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब 1/10 को यहाँ पुट करेंगे तो हमें पूरा डिजिट में आंसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें डिजिट में आंसर दिया है। अगर हमें k के साथ आंसर देता तो हमें k का वैल्यू निकालना जरूरी नहीं था। अब 43 इंटू 43 का क्या करना पड़ेगा, 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हाँ 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा, करो 43 का स्क्वायर, 1849 आ रहा है, 1849। अच्छा, हम लोग ऐसे कर लेते, देखो इसमें पहले ना हम लोग 1/10 का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारा जल्दी होगा। ये देखो थोड़ा डिजिट कम आएगा, देखो 43 डिवाइडेड बाई 10, फिर से डिवाइडेड बाई 10, जितना भी आया इसका स्क्वायर करना है इंटू 0.43, तो 0. ये मेरा सही है, 0 पॉइंट आएगा, देख लेते हैं, शायद गलत हो रहा है, 229 डिवाइडेड बाई, मतलब कैलकुलेशन गलत हो रहा है, देख लेते। 43 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर, मतलब 43 डिवाइडेड बाई 100 होगा। अच्छा 43 का भी तो स्क्वायर होगा, वो दिमाग से निकल जा रहा है बार बार, डिवाइडेड बाई 100, 18.49 होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं ना, बार बार 43 डिवाइडेड बाई 10 और फिर डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं। ये तो 43 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर है, मतलब 43/10 और फिर से 43/10, मतलब 43 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो जाएगा, अब माइनस करके देखते हैं कितना आता है। अच्छा माइनस कर देते हैं, देखते कितना आता है, -22.9, ठीक है। ये आ गया 4.41 आ रहा है, देखते हैं ऑप्शन के साथ मैच हुआ कि नहीं। 4.41, ये देखो ऑप्शन बी के साथ हम लोग का ये मैच हो गया। वेरिएंस का फॉर्मूला लेकिन याद रखना पड़ेगा, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास सीखा था, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और वेरिएंस कैसे बन रहा है क्या नहीं, वो सब लॉजिक मैंने बताया था, उसी के हिसाब से तुम लोग को याद रखना है। तो वेरिएंस का मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी में क्या निकालना है, पहला बात हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमें निकालना पड़ता है प्रोबेबिलिटी का एवरेज, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी का एवरेज, ये है रैंडम वेरिएबल के स्क्वायर का एवरेज, ठीक है। और ये दोनों का डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है, और इसमें हम लोग का वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया सेक्शन सी, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन बाकी था, मैंने यहाँ पर तो नोट डाउन कर रखा था, तो उसी के हिसाब से चलेंगे हम लोग। ये देखो सेट ए का क्वेश्चन नंबर 53 करना पड़ेगा, सेट ए। क्वेश्चन नंबर 53, ये वाला देखो, इफ एक्स एंड वाई
if x and y are random variables having expected value as 4.5, expected value को हम लोग क्या बोलेंगे, e of x, ठीक है। तो अगर x का expected value है तो e of x, y का expected value है तो e of y, ये दोनों हम लोगों को given है 4.5 और 2.5 respectively, then the expected value of x माइनस वाई, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी e ऑफ x माइनस वाई कितना होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये काफी आसान है, हम बता देते हैं कैसे होगा, और इसमें बाकी अगर मल्टीप्लिकेशन आया, डिवाइड आया तो क्या होगा वो भी हम बता देते हैं। सेट ए 53, सेट ए 53 नोट डाउन कर लेते क्योंकि इधर उधर से कर रहे बाद में नहीं पता चलेगा, ठीक है। 53 e ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ही e होता है, e ऑफ x हमें 4.5 गिवन है, e ऑफ y भी दिया हुआ है 2.5, बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई यानी e ऑफ x माइनस वाई, डायरेक्टली नहीं बोल के ये सब लैंग्वेज में दे दिया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, इसके जगह अगर e ऑफ x देता तो भी बात एक ही है, ठीक है। हम लोग को पूछ रहा है ये कितना होगा। अच्छा अब देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग का e ऑफ x माइनस वाई है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, e ऑफ x माइनस e ऑफ y, ठीक है, इतना ही सिंपल है ये वाला। 4.5 माइनस 2.5 कर लो, आंसर मेरा 2 आ जाएगा। आप देख लेते हैं ऑप्शन में 2 है, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये देखो जैसे अगर माइनस है तो हम लोग ऐसे माइनस में डिवाइड मतलब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेम और भी हम बता देते हैं। देखो अगर हम लोग का ऐसा आया e ऑफ x प्लस वाई, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं ऐसे e ऑफ x प्लस e ऑफ y, ठीक है। अच्छा और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग का आया x इंटू वाई तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, e ऑफ x इंटू e ऑफ वाई। अगर हमें इंटू पूछ लेता तो ऐसा हो जाता। अच्छा अगर मान लो हम लोग को पूछ लेता है e ऑफ k इंटू एक्स, ऐसे अगर हमें कुछ दे दिया, k यानी कांस्टेंट, जैसे हम लोग प्रोपोर्शन रेशियोज में देख रहे हैं ना वैसे ही, तो हम लोग का हो जाता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है e ऑफ x, ये होता है, ठीक है। ये मैंने इसीलिए बताया, देखो अब अभी तो हम लोग को माइनस दिया था, हम लोग को अभी ये वाला दिया था, ये तो मैंने बता दिया कैसे होगा, e ऑफ x माइनस e ऑफ y, इस पे तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। लेकिन मान लो अगर प्लस दे देता तो ऐसे लिखते, इनटू दे देता तो ऐसे लिखते, कांस्टेंट और एक वेरिएबल का इनटू दे देता है तो हम लोग a को बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट जैसे मान लो 2x है तो 2 बाहर चला जाएगा, e ऑफ x। अब e ऑफ x का वैल्यू पुट करने से बाकी आंसर हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख सकते हो कि इसको हम लोग बोलते हैं k को, यहाँ स्टार लगा दो और स्टार देके लिख दो, k इक्वल टू क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती, ठीक है। ये फॉर्मूला है याद रखने के लिए, ये याद करना कोई बड़ा बात नहीं, याद हो जाए, सिंपल है। प्लस हुआ तो प्लस करना है, माइनस हुआ तो माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन हुआ तो मल्टीप्लिकेशन करना। अच्छा अब देखो सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 22 करें। द प्रोबेबिलिटी, देखो बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट there is at least one error in an account statement prepared by 3 persons ABC are 0.2, 0.3, 0.1 respectively। क्या बोल रहा है कि कम से कम एक एरर ऑकर हो जाए स्टेटमेंट में। कौन से स्टेटमेंट में, मतलब देखो स्टेटमेंट यानी कि अगर कोई अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहा है तो 3 पर्सन बना रहे हैं ABC, और इनसे एक कम से कम एटलीस्ट, मतलब कम से कम, इससे ज्यादा भी हो तो चलेगा, कम से कम एक गलती हो जाए, इसका चांसेस है 0.2, 0.3, 0.1। इफ ABC प्रिपेयर 60, 70, 90 सच स्टेटमेंट, अगर ये लोग नंबर ऑफ स्टेटमेंट बता रहा है कि ए अगर 60 स्टेटमेंट बना रहा है, बी अगर 70 स्टेटमेंट बना रहा है, सी अगर 90 स्टेटमेंट बना रहा है, देन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड यानी ई है ना, एक्सपेक्टेड नंबर यानी अगर कंसेप्ट में बोले तो एवरेज कितने स्टेटमेंट ये ठीक करेंगे, एवरेज कितने स्टेटमेंट ये ठीक करेंगे, हमें ये पूछा है, ठीक है। गलत करेंगे ये नहीं पूछा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमें गलत का दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितने करेक्ट स्टेटमेंट
स्टेटमेंट बन सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। अच्छा, अब देखो हम लोग को 3 पर्सन का नाम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं। देखो पहले हम बनाते हैं नंबर ऑफ मतलब पर्सन्स बना लेते हैं एक कॉलम। सेट सी क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर मैंने लिख लिया पर्सन्स। पर्सन्स कौन कौन है? ए, बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इनको कितने स्टेटमेंट बनाने हैं? वही हम लोग का रैंडम वेरिएबल है 60, 70, 90, ठीक है। 60, 70 और 90 स्टेटमेंट इनको रेडी करना है। ए को 60, बी को 70, सी को 90 स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि ये एक्सपेक्टेड कितना स्टेटमेंट करेक्ट बना सकते हैं। हम लोग को इनका एक एरर होने का स्टेटमेंट, एक एरर होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। मतलब हम लोग को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर हम लोगों को दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन एरर कितना है? 0.2, 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, ठीक है। अब अगर हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, x के साथ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो हमें p इंटू एक्स मिलता है। लेकिन अगर ये x के साथ इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, जैसे कि यहाँ पर मुझे लगता है 12.12 आएगा, शायद देख लेते हैं। ये देखो 60 इंटू 0.2, हाँ 12 आ रहा है। अच्छा 12 आएगा और ये फिर आ जाएगा 21 आएगा। तो जो भी हो, जितना भी आ रहा है, ये आंसर हम लोग का क्या आएगा? करेक्ट का आएगा कि रॉन्ग का आएगा? बता सकते हो? मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब तो मल्टीप्लाइड p इंटू एक्स होता है ना। तो ये x है, ये p है प्रोबेबिलिटी। अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो आंसर आ रहा है, बोलो ये करेक्ट का आ रहा है कि एरर का आ रहा है? मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एबीसी करेक्ट या फिर प्रिपेयर्ड बाय एबीसी रॉन्ग? कौन सा आंसर आएगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो? ये तो एरर है, एरर के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 60 एक स्टेटमेंट में एरर होने का चांसेस 0.2, तो 60 स्टेटमेंट में 12, तो ये एरर आ रहा है कि करेक्ट आ रहा है? यही तो पूछ रहा है, बोलो। मैम एरर। एरर ही तो आएगा ना, एरर के साथ एरर मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर आएगा। लेकिन क्या हमें एरर पूछा है कि एरर होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं, पूछा है कि करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन अगर जब तक हम लोग नहीं समझेंगे ना, हम लोग इसके साथ इसको मतलब अगर हम लोग रट रहे हैं कि हाँ एक्सपेक्टेड होगा तो p इंटू एक्स कर देंगे, ऐसा करके अगर पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का गलत तो होगा ही, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, हमें समझना है। हम लोग को बोल रहे हैं कि एरर का नहीं, करेक्ट का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो क्या निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट का चांसेस क्या है। तो अब यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। बोलो करेक्ट होने का चांसेस क्या है? अगर रॉन्ग होने का चांसेस 0.2 है तो करेक्ट होने का चांसेस क्या है? एक स्टेटमेंट करेक्ट होने का चांसेस क्या हो जाएगा? मैम 0.8। 0.8, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने देखा था टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। अगर 1 टोटल है, 20% अगर गलत होगा तो 80% करेक्ट। 0.3 होने से ये कितना हो जाएगा? 0.7। और ये वाला 0.9। 0.9, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस प्रोबेबिलिटी के साथ इस रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करेंगे? p इंटू एक्स, ठीक है। अब ये कौन सा वाला p ले रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। मतलब इसको समझने के लिए हम इसमें ऐसे अगर लिख देते, जैसे हम इसको लिख देते प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग w और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट। अब हम लोग को क्योंकि करेक्ट पूछा है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 इंटू 0.8 कितना होगा? 60 इंटू 0.8, तो ये हम लोग का हो रहा है 48। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 0.3 सॉरी 70 इंटू 0.7, 49 और 90 इंटू 0.9, तो ये हो गया 81। अब टोटल लगाएंगे, जैसे हम लोग म्यू निकालते हैं, एवरेज ही तो पूछा है ना। तो 81 प्लस 49 प्लस 48, तो ये हम लोग का आ गया 178। यही हम लोग का एवरेज करेक्ट होने का चांसेस आ गया। यही पूछा था क्वेश्चन में 178, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया? म्यू का आंसर आ गया, या फिर ई ऑफ एक्स का आंसर आ गया। यानी एवरेज एक्सपेक्टेड, ये देखो ई ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, 178 हो जाएगा।
अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझ के फिर करेंगे तो ही सही आंसर मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 32, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल 32 करेंगे इसके बाद। मतलब ये वाला देखो, बोल रहा है ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स एंड अनदर सेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अनदर सेट कंटेनिंग फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कल ही मैंने बताया, बोलो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब फर्स्ट 100, मतलब तो 100 तक बोल रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है नेचुरल नंबर को? 1 से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से लेके 100 एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें सोचना है, और दूसरा बोला है 200 तक जाएगा, इसका भी स्टार्टिंग 1 से ही होगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग 1 से होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है ये तो हमें 2 सेट तो ले लेना है, फिर हमें बोल रहा है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मतलब अगर हम लोग रैंडम वैल्यूज और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ही तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगा। तो बोल रहा है प्रोडक्ट, क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग प्रोडक्ट करके ही हमें मिलता है, p इंटू एक्स करके, इसीलिए बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बताओ कितना होगा, ठीक है। और हमें ये दोनों बोल रहा है e ऑफ x और e ऑफ y का भी प्रोडक्ट निकालने बोल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना पड़ेगा। x मतलब सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स तक हम लोग मान सकते हैं, और y को हम लोग सेट ऑफ 200 नेचुरल नंबर्स का मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, x p p इंटू एक्स, एक बार ये लिखेंगे, एक बार y p और p इंटू वाई, ये निकालेंगे दोनों। ये हम लोग का क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये हम लोग का क्या निकलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अच्छा, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रैंडम वेरिएबल बोल रहा है 1 2 3 डॉट डॉट करके 100 तक। अब 100 तक तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे भी नहीं, वो तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। और यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट करके 200 तक, ठीक है। एक हमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100, एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 200 बोला है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे वो तुम लोग मुझे बताओ, हम तुम लोग को हिंट्स देते हैं। जैसे अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि x का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 तक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 से 100 में मुझे 1 मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो बोलो 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। हाँ, और एक बार बोलो। 1/100। हाँ, 1/100 होगा, क्योंकि टोटल आउटकम तो मेरा 100 ही होगा, और मुझे 100 में 1 मिल जाए उसका चांसेस तो एक ही बार होगा ना, जैसे लूडो का गोटी होता है 1 से 6, ठीक है। तो टोटल आउटकम 6, उसमें मुझे 1 मिल जाए, इसका प्रोबेबिलिटी 1/6, मुझे 6 मिल जाए उसका भी प्रोबेबिलिटी 1/6। वैसे ही सोचना है, यहाँ पर 1 से 100 है, 2 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। 2/100। नहीं, गलत हो गया। 1/100। हाँ, अभी तो लूडो गोटी का एग्जांपल दिया ना, तब तो फिर 6/6 होना चाहिए, 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी। 2 तो वैल्यू है, लेकिन 2 मिलने का चांसेस क्या है, 1/100, 1 से लेके 100 में एक ही बार 2 आता है। फिर 3 मिलने का प्रोबेबिलिटी, उसका भी 1/100। हाँ, इसका भी 1/100 डॉट डॉट करके 100 मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/100। हाँ 1/100 होगा। ऐसे करके हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब p इंटू एक्स करेंगे, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख देते 1 इंटू 1/100, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/100। अच्छा, ये 3 इंटू 1/100 डॉट डॉट 100 इंटू 1/100, मैंने ऐसे करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो y में भी सेम तुम लोग को बताना है। y के केस में 1 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बोलो। 1/200। हाँ, 1/200,
200। अच्छा ये वाला 2 मिलने का 1 by 200. और ये भी 1/200 डॉट डॉट करके 200 मिलने का 1 by 200. 1/200। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग को एक्सपेक्टेड वैल्यू मिले। तो 1 इंटू 1/200, 2 इंटू 1/200, 3 इंटू 1/200 डॉट डॉट 200 इंटू 1/200। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लग रहा है क्योंकि हम बताते जा रहे हैं, वैसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉलम को ऐड करते हैं ना, ये px को ऐड करते हैं। तुम लोग देख सकते हो कहीं पर भी हम लोग px को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मिडिल का डेटा हम लोगों ने लिखा नहीं है, लेकिन इसका कुछ तो ऐसा सोल्यूशन करना पड़ेगा ताकि हमें ओवरऑल टोटल पता चले। तो उसके लिए देखो फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे E ऑफ x। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन px का करना पड़ेगा। और px का समेशन में हमारे पास क्या है, 1 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू 1/100 है। ये देखो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, फिर 3 इंटू 1/100, फिर डॉट डॉट 3 इंटू 1/100, फिर डॉट डॉट। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 1/100, ये दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इसमें से हम लोग 1/100 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस 100 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो हम तुम लोग को एक फॉर्मूला बताते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो यहाँ पर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। जब बहुत सारा नेचुरल नंबर्स होता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम लोग को पता भी हो क्योंकि ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, मतलब छोटे क्लास में भी यूज किया जाता है नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स की नेचुरल नंबर्स का टोटल कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n का मतलब होगा लास्ट नेचुरल नंबर्स। जो हमारे जो जितना भी नेचुरल नंबर हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसमें लास्ट नेचुरल नंबर जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका नाम तुम लोग को एक प्रूफ भी दिखा देते हैं। जैसे मान लो अगर 1 2 3 4 5 का मुझे एडिशन करना है, ठीक है, मुझे ऐड करना है ये सारे नेचुरल नंबर्स को, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 3 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 हो गया। अब इसी चीज को अगर हम लोग फॉर्मूले में देते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मैंने बोला लास्ट नेचुरल नंबर लेना है जो कि 5 है, 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 5 30, 30/2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने फॉर्मूले से प्रूव करके भी एक बार दिखा दिया तुम लोगों को। तुम लोग कोई भी नेचुरल नंबर लेके देख सकते हो जो लास्ट नेचुरल, हाँ कंसिक्यूटिवली होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 1 के बाद 5 आ गया, से ऐसे नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलना चाहिए, तब जाके होगा। तो यहाँ पर हम लोग का कितना आ रहा है 15, यहाँ भी हम लोग का 15 आ गया। तो फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग वही फॉर्मूला लगाए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसमें हमारा n कितना होगा, बोलो इस केस में हम लोग का n कितना होगा, 100. 100। तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जा रहा है, इंटू 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये देखो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 101/2 आ जाएगा। ठीक है, 101/2 हम ऐसे ही रख रहे हैं, एक बार 101/2 ही रख रहे हैं। अच्छा अब देखो तुम लोग चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर ऐसे ही रखा है, आगे जाके इंटू भी तो करेंगे ना इसीलिए। अब अगर हम लोग निकाल रहे हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ये वाला भी ऐड करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y ये वाला, ये भी लिख लेते हैं। देखो इसमें हम लोग का क्या क्या है, पी वाई, इसमें है 1 इंटू 1/200 है, प्लस 2 इंटू 1/200 है, प्लस 3 इंटू 1/200 है, प्लस डॉट डॉट करके 100 नहीं 200 इंटू 1/200, 200 इंटू 1/200। अच्छा अब यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कितना, 1/200, तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके 200 तक बचेगा।
अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग का वही फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो बोलो n कितना होगा? 200. 200. 200, तो 200 प्लस वन, यार यहाँ पर लगेगा 200। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 1/200 इंटू 200 इंटू 201 डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 201 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 201 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो दोनों का एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था देखो कि यहाँ पर a number is selected at random from a set containing the first 100 natural numbers and another selected at random from another set containing the first 200 natural numbers. What is the expected value of the product? ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो निकाल दिया, अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालने बोला है, मतलब e ऑफ x इंटू e ऑफ y निकालने के लिए बोला है। ये देखो अभी जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था ना, e ऑफ x इंटू वाई बोला है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट का मतलब एक्चुअली हम लोग को ऐसे लिखने बोला है। पहले देखो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है ये। अब इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर लेंगे और वैल्यू जो निकल के आए वो पुट करेंगे। एक आ रहा है 101/2 इंटू 201/2। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। 101 इंटू 201, 20,301 डिवाइडेड बाई 4, 5075.25, 5075.25। एक बार देख लेते हैं। हाँ, 5075.25 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे एमसीक्यू के लिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, अगर आएगा तो कर सकते हो, आसान है वैसे। यहाँ पर जैसे तुम लोग अगर दो, यहाँ पर देखो मैंने 1 2 3 लिख के फिर 100 तक लिया है। तुम लोग यहाँ पर 1 2 लिखने के बाद भी कर सकते हो, एक एक लाइन और भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो भी तुम लोग का आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये डॉट डॉट के बीच में सारा लिखना जरूरी नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला देखो, बोल रहा है कि इफ टू random variables x and y are related as y equal to -3x plus 4 and standard deviation of x is 2, then the standard deviation of y क्या होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 22। सेट if two random variables x and y are related as y equal to -3x plus 4। अच्छा, ये हमें क्या दिया हुआ है? लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। देखो हम तुम लोग को दिखाते हैं, लास्ट दिन भी ये चीज मैंने तुम लोग को बताया था, क्योंकि इसमें ये सब पॉइंट आ ही जाता है। लीनियर इक्वेशन देखते हैं कहाँ पर बताया था। हाँ, ये यहाँ एक क्वेश्चन कर रहे थे, वहां आया था, तुमको हम दिखाते हैं। ये रही, मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ये इक्वेशन वाले चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। लीनियर का मतलब जहां पर जिस इक्वेशन में x का पावर 1 से ज्यादा नहीं होता है। अगर x का पावर 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर x का पावर 3 होता है उसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर x का पावर मेरा 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलेगा। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू a प्लस bx या फिर bx प्लस a, जो जैसा लिखता है बात एक ही है। y इक्वल टू a प्लस bx, मुझे ये यही वाला याद रहता है तो हम ये लिखते हैं y इक्वल टू a प्लस bx। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू a प्लस bx के साथ अगर हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अगर 2 है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को हम लोग SD बोलते हैं। SD ऑफ x हम लोग को बता दिया है 2 और पूछ रहा है कि SD ऑफ y कितना होगा ये बताओ। देखो हमें वही पूछा है, SD ऑफ y कितना होगा। अब SD ऑफ x और y में एक रिलेशन है, ये देखो SD ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू SD ऑफ x होता है। ये फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लास्ट दिन करवाया था। ठीक है, वो फॉर्मूले में भी लिखवाया था, ये क्वेश्चन में भी आया था। तो देखो यहाँ पर भी मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया हुआ है। चलो
ये रहा, ये देखिए एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी एस डी ऑफ एक्स होता है, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है। अगर एस डी ऑफ वाई निकालना है मुझे, एस डी ऑफ एक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, मुझे मॉड ऑफ बी निकालना पड़ेगा, यानी मुझे बी का वैल्यू चाहिए। मॉड का मतलब भी मैंने बताया था, फिर बता देंगे, बी चाहिए। अब बी कैसे निकालोगे, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके निकालो। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर a का वैल्यू कितना आ रहा है, b का वैल्यू कितना आ रहा है। चाहिए तो मुझे b, फिर भी दोनों ही बता दो। अगर कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म के साथ गिवन इक्वेशन का, तो मुझे यहाँ पर बताओ कि a का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है और b का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है। मैम a का 4 होगा और b का -3। a का 4 होगा, +4 और b का -3 होगा। हाँ, ये देखो सिंपल ऐसे कंपेयर करेंगे, a प्लस बी एक्स, तो x जिसके साथ है वो bx फॉर्मेट है, मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया है ये वाला, मतलब bx इक्वल टू -3x है। तो वहां से हम लोग अगर x को हटाते हैं तो b का वैल्यू -3 आ जाएगा, ऐसे करके कंपेयर करना चाहिए। और ये a का वैल्यू 4 दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया -3। अब यहाँ पर मॉड में हम लोग लगाएंगे -3। अब मॉड्यूलस का कंसेप्ट ये होता है मैथमेटिक्स में कि अगर किसी डेटा जो नेगेटिव है वो मॉड के अंदर है तो वो मॉड के बाहर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस होता है। मॉड्यूलस फॉर्म हमारे डेटा का नेगेटिविटी खत्म करता है, तो ये हमेशा पॉजिटिव में यहाँ पर आउट करना है। मतलब ये जब यहाँ से बाहर आएगा मॉड्यूलस साइन से तो वो पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइनस में है तो भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर मेरा 6 आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई मेरा 6 हो जाएगा। ये देखो यहाँ -6 भी दिया है, अगर कोई गलती से -3 लिख के -3 इंटू 2 -6 कर देता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखो गलत आंसर हमें दिया हुआ है, जो गलत होने का चांसेस दिख रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ना देखो, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी किया हुआ था। ये देखो मैंने यहाँ पर बोला ना, मैंने बताया था एक बार, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। अब देखो सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, ठीक है, सेट बी का ही क्वेश्चन नंबर 23। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला है देखते हैं। अच्छा, इसमें बोल रहा है इफ 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल 0 बता रहा है, और बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ x, v का मतलब वेरिएंस होता है, ठीक है, v का मतलब होता है वेरिएंस। लास्ट दिन भी ऐसा एक आया था, यहाँ तो x दिया हुआ है, लास्ट दिन हम लोग का वेरिएंस इक्वेशन दिया हुआ था। ये देखो हम दिखाते हैं, देखो लास्ट दिन हम लोग का ये देखो v ऑफ 3x-4 मतलब v फॉर वेरिएंस होता है, ठीक है। और मैंने इक्वेशन को y मान लिया था, यहाँ पर इक्वेशन नहीं देके सिर्फ x दिया है 6, हम लोग को बोल रहा है वेरिएंस ऑफ y निकालो, ठीक है। देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। y इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग को, नहीं सॉरी y तो कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x 6 दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ y क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। और एक और भी डेटा है 2x प्लस 3y प्लस 4, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल हमें 0 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में ला सकते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में लाएंगे। कैसे लाएंगे, y को इधर रखो, बाकी डेटा को उधर ट्रांसफर करो, हो जाएगा। इधर सिर्फ y रखना है, तो यहाँ पर है 3y, ये इधर आएगा तो -4, ये इधर चला जाएगा तो -2x। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 -2x डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट नहीं करने से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, ये हो गया मेरा -4/3 और ये मेरा हो जाता है -2x/3, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के साथ कंपेयर करें, तो यहाँ से बोलो a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है, तब जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये इक्वेशन मैंने बना लिया, यहाँ से तुम लोग को बताना है कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना। अभी मैंने सिखाया वैसे ही करो। बोलो a का वैल्यू कितना है और b का वैल्यू कितना है।
मैम ए का होगा -4/3 और बी का -2x/3। -2/3 सही बात। देखो ए का वैल्यू होगा -4/3 और बी का वैल्यू होगा -2/3। सिंपल सा तरीका है कंपेयर करने का। y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। तुम लोग इस इक्वेशन को इसके ऊपर लिख दो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे -4/3। इसी फॉर्मेट में लाओ, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, और इसको भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और यहाँ पर -2/3 और बाहर x लिख दो तो भी समझ में आएगा। अब देखो किसी तरीके से तो एक समझना ही पड़ेगा। ये a का वैल्यू हो जाएगा, और ये देखो प्लस bx, तो ये b है और यहाँ पर x है, ठीक है। ऐसे करके समझ सकते हो, या फिर मैंने और एक तरीका तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, bx होता है, ठीक है, प्लस bx होता है। तो यहाँ पर x रिलेटेड डेटा ये वाला है, तो मेरा यहाँ पर है -2/3x। हम यहाँ पर साइन के साथ हमेशा डेटा को पिक करेंगे ताकि मेरा गलत ना हो। तो b का मतलब मेरा कितना हो जाएगा, -2/3, सिंपल तरीका। और a के लिए देखो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है मेरा -4/3, तो a -4/3 हो जाएगा। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं तो ये तो मेरा मतलब पूरे चैप्टर का यही पार्ट होता है कि हमें हर एक इक्वेशन में a b को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का y का वैल्यू हो गया, जिसमें से हम लोगों ने देखो फाइंड आउट कर लिया, a का वैल्यू -4/3, b का वैल्यू -2/3। अच्छा, अब देखो हम लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा कि एस डी ऑफ वाई क्या होता है। एस डी ऑफ वाई का मतलब मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है, ठीक है। अब मॉड ऑफ बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है मेरा -2/3। अब मुझे एस डी ऑफ एक्स नहीं पता, लेकिन मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स पता है, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएंस और एस डी में रिलेशन क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी स्क्वायर। ये देखो ये सब मैंने लास्ट दिन बताया था तुम लोगों को। ये देखो वेरिएंस का मतलब एस डी स्क्वायर होता है, तो एस डी का मतलब रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होगा। ये देखो वेरिएंस का मतलब होता है एस डी का स्क्वायर, तो एस डी का मतलब क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो अभी मुझे चाहिए एस डी, तो वेरिएंस का रूट करेंगे। मुझे एस डी ऑफ एक्स चाहिए, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट करेंगे, तो रूट ओवर ऑफ 6 कर लिया। अब ये -2/3 मॉड के बाहर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, इनटू रूट ओवर ऑफ 6 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। 2/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 6, 1.63 ऐसे आ रहा है। देखते हैं आंसर हम लोग को कैसे दिया है। अच्छा, आंसर हम लोग को डिवाइड फॉर्म में दिया है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में करना पड़ेगा। अच्छा, देखो मेरा एस डी ऑफ वाई निकल गया, चलो आंसर आ जाएगा हम लोग का। एस डी ऑफ वाई निकल गया, लेकिन मुझे एस डी ऑफ वाई नहीं चाहिए, क्या चाहिए, वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसमें ट्रांसफर करने के लिए वेरिएंस पे रूट लगाया, क्यों, क्योंकि एस डी और वेरिएंस का लिंक ये होता है। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं पूछा है कि बोलो एस डी ऑफ वाई क्या होगा, मुझे पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई क्या होगा। तो बोलो वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकाले, यहाँ से देख के नहीं बोल सकते हम लोग। वेरिएंस ऑफ वाई कैसे निकाले, बोलो, यहाँ से देख के तो बोल सकते हैं, वेरिएंस और एसडी का रिलेशन देख के बोलो। मैम इसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ, इसका स्क्वायर कर देंगे, एसडी ऑफ वाई का क्या करेंगे, स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई मिल जाएगा। तो 2/3 इंटू रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3 मतलब 4/9 इंटू 6, 8/3 हो रहा है, ठीक है, 8/3 हो रहा है। ये देखो 8/3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 8/3 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ये देखो 8/3 आएगा। 2/3 इंटू रूट ओवर ऑफ 6 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग 8/3। बोलो समझ में आया। ये हम लोग को डिस्पर्सन में भी काम आता है, ठीक है, जिनका डिस्पर्सन हो गया है, ठीक है, जिनका डिस्पर्सन होगा, जो कैलकुलेशन करोगे वहां भी सेम चीज ही तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। बोलो ये वाला समझ में आया, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 23। Yes, ma'am. अच्छा चलो, अब हम लोग बाकी देखते हैं कौन सा है। सेट ए क्वेश्चन नंबर 42।
अब हम लोग सेट ए करेंगे। ये वाला देखो क्या बोल रहा है। इफ ए रैंडम वेरिएबल x assumes the values x1 x2 x3 x4 with corresponding probabilities p1 p2 p3 p4, मतलब x का वैल्यू दे दिया है x1 x2 ऐसे करके और प्रोबेबिलिटी दे दिया है p1 p2 p3, देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। बोलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होगा? ये तो बड़ा ही आसान है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब p इंटू x होता है, तो p इंटू x करने से इसमें से कौन सा आंसर आएगा? बोलो, जरूरत पड़े तो कॉपी पे लिख के देखो, बिना लिखे भी कर सकते। बोलो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कौन सा आएगा? हाँ बोलो। सी होगा, सी। सी होगा, करेक्ट, सी होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू x1 है, x1 से लेके x4 तक है, x2 x3 x4। प्रोबेबिलिटी है p1 p2 p3 p4। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को p इंटू एक्स निकालना है। क्यों p इंटू एक्स क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें बोला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब म्यू, म्यू का यानी p इंटू एक्स होगा। तो p1 x1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने से p2 x2, ये मल्टीप्लाई होने से p3 x3, ये मल्टीप्लाई होने से p4 x4। अब हमें करना है ये सब का टोटल। नॉर्मली एवरेज टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा से होता है, लेकिन ये तो मैंने तुम लोग को प्रूफ करके दिखाया, उसमें भी हम लोग का आंसर सेम ही होता है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस p3 x3 प्लस p4 x4। हो गया बस, और तो कुछ नहीं करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये देखो, ये तो होगा ही नहीं, दिख ही रहा है, ये सब प्रोबेबिलिटी का टोटल दे दिया है। यहाँ पर ये देखो p1 x1 p2 के साथ x3 p3 x2 कर दिया था, ये सब उल्टा सीधा दे रखा है इसीलिए गलत है। ठीक है, p1 x1 p2 x2 p3 x3 p4 x4, ये हम लोग का सही आंसर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अब हम लोग को अगर याद है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है तो ये हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो सोचेंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अच्छा इसके बाद 42 हो गया, 54 सेट ए का 54। If a variance of a random variable x is 23, then what is the variance of 2x plus 10? ठीक है, वेरियंस बोला है रैंडम वेरिएबल x, मतलब वेरियंस ऑफ x, वेरियंस को v से डिनोट करते हैं, इक्वल टू बोल रहा है 23, और हम लोग को बोल रहा है कि व्हाट इज द वेरियंस ऑफ 2x प्लस 10। ठीक है, वेरियंस ऑफ 2x प्लस 10 कितना होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे। हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का मतलब होता है मॉड ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, मॉड भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का मतलब क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x अगर 23 है तो उसका एसडी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 23, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है। और इसको अगर हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है, इसको अगर हम लोग y मान लेते हैं कि सपोज हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 2x प्लस 10 को हम लोग y मान लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं v ऑफ y हमें पूछा है। ठीक है, अच्छा अब अगर ये y इक्वल टू 2x प्लस 10 है तो यहां से मुझे बताओ कि a कितना है b कितना है। जनरल इक्वेशन y इक्वल टू a प्लस b x के साथ कंपेयर करके मुझे बताओ कि यहाँ पर a कितना है b कितना है, फिर इसको पुट करके आंसर निकाल लेंगे। मैम ए 2 है, बी 10 है। हाँ, a 2 हो जाएगा b 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख देते क्योंकि यहाँ प्लस है तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, रूट ओवर ऑफ 23। लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग को वेरिएंस पूछा था, एसडी नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वेरिएंस और एसडी में रिलेशन क्या होता है? वेरिएंस इक्वल टू एसडी स्क्वायर होता है। तो वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू हो जाएगा एसडी ऑफ y का स्क्वायर। अगर y हुआ तो y लिखेंगे, x हुआ तो x लिखेंगे। एसडी ऑफ y का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, ये जो डेटा है इसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 23 यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग का नहीं, a प्लस बी एक्स, ये तो उल्टा हो गया, गलत हो जाएगा। a कितना होगा? मैंने गलत लिखा या फिर मैंने गलत सुना है? देखो a कितना होगा, ये गलत हो जा रहा है।
मैम ए का 10 होगा और बी का 2 होगा तो हाँ, ए का 10 होगा, बी का 2 होगा, बी एक्स होता है ना, तो ये 2 होगा, 2 और यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 4 इंटू 23 92। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 92 कितना नंबर था, 54 डी। ठीक है, 54 डी। देखो कंपेयर ऐसे करना है, ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो एक्स जहां पर है वही बी है। एक्स का जो कोफिशिएंट है, इसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है वही हम लोग का बी है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का 92 आ जाएगा। सेट ए का 54। तो देखो एक ही जैसा क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं लगातार जो हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन लेकिन आ सकता है एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 45, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। If two random variables x and y related by y equal to 2 minus 3x, then the SD of y is given by। ये तुम लोग बता सकते हो, मुझे बोलो। y दे दिया है 2 minus 3x, ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है कि SD of y कितना होगा। दो रैंडम वेरिएबल यानी x और y अपने आप में कैसे रिलेटेड है, y इक्वल टू 2 minus 3x फॉर्म में रिलेटेड है। ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है, देखो यहाँ से यहाँ तक। आप बोल रहे हैं एस डी ऑफ वाई इज गिवन बाई, एस डी ऑफ वाई हम लोग कितना बोलेंगे, तो कैसे निकालोगे। एस डी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब यही वाला फॉर्मूला यूज करें, तुम लोग देखो ना, हर एक आंसर में एस डी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें यही वाला जो है रूल्स, मतलब यही वाला रिलेशन का यूज करना है इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए। तो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ बी कितना होगा, ये है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट। देखो जनरल फॉर्मेट होता है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और हमें दिया हुआ है y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब हम लोग को फाइंड आउट b करना है, बोलो b कितना होगा, साथ ही साथ a भी बता दो प्रैक्टिस के लिए कि a कितना होगा। यहाँ कंपेयर करके बताना है, जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वहां से देख के ही हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ बोलिए। A2 है और B-3 है। A2 है B-3 है, हाँ सही बात है। ठीक है, A2 है B-3 है, तो हम लोग यहाँ पर B2 है, मैंने क्या लिखा, उल्टा लिखा क्या मैंने, और एक बार बोलो, और एक बार बोलो। A2 है B-3 है। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -3। अब -3 हम लोग का 3 हो जाएगा इंटू एस डी ऑफ एक्स। अब देखो ऐसा ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा नन ऑफ दिस तो है नहीं, हर जगह पे यही वाला है। 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स, 3 इंटू एस डी ऑफ एक्स, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है 45 का, ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 45 के बाद है 44। 44 ये वाला, जस्ट इसके ऊपर वाला बोल रहा है कि वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय। अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है, उसका वेरिएंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इन चारों में से। ठीक है, इन चारों में से क्या बोलेंगे। ठीक है, अब उसके लिए देखो तुम लोग को फॉर्मूले का जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, वो याद रखना पड़ेगा। देखो हम एक बार तुम लोग को रिकॉल करवा देते हैं। सेट ए क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, हम लोग को बोला है कि वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो, तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं एस डी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। दोनों चीज मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब देखो एस डी ऑफ एक्स क्या होता है। नॉर्मली एस डी ऑफ एक्स का मतलब होता है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। मैंने तुम लोग को बोला था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डेटा के स्कैटरनेस को मेजर करता है। स्कैटरनेस का मतलब होता है कि कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन मीडियन मोड, ये सब होता है सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का रूल्स। ठीक है, अच्छा अब देखो अगर हम लोग डेटा का स्कैटरनेस को मेजर करना चाहते हैं, तो हम लोग कोई भी एक प्रोसेस, जैसे कि एरिथमेटिक मीन यानी जो एवरेज होता है, उसको बेस्ट प्रोसेस माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एरिथमेटिक मीन से, ये देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला दिखा रहे हैं,
ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था कि एस डी का मतलब क्या लिखा था, एस डी का मतलब लिखा था ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा था? ई ऑफ एक्स का मतलब होता है एवरेज, प्रोबेबिलिटी के एवरेज को, जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में एवरेज को कैसे डिनोट करते हैं, समेशन एक्स बाई एन, और अगर एफ रहता है तो समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ करते हैं। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी में हम लोग करते हैं समेशन पी एक्स बाई समेशन पी, लेकिन हर बार पी 1 होता है तो हम लोग सिर्फ पी एक्स पे इसे छोड़ देते हैं, जिसका मतलब जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स से, ठीक है। अब अगर हमें डेटा का स्कैटरनेस मतलब एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो स्कैटरनेस मतलब वो कितना डिफर कर रहा है ये पता करना है। अच्छा, किससे डिफर कर रहा है? एवरेज वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, एक्स का वैल्यू अपने एवरेज वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, वो अगर हम लोग पता करना चाहते हैं। डिफर करना मतलब डिफरेंस, डिफरेंस के लिए माइनस यूज होता है, और म्यू हमें एवरेज बताता है। ये ई ऑफ एक्स को हम लोग म्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्स माइनस म्यू कर रहे हैं, मतलब हम लोग का रैंडम वेरिएबल एवरेज से कितना दूरी पे है वो मेजर करने को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू से हम लोग मेजर कर सकते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। ये मेजर करने को बोलते हैं डेटा कितना डिस्पर्स्ड हो रहा है वो मेजर करना, इसीलिए इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये देखो, ये तुम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। हम लोग का पहला ऑप्शन दिया है ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये देखो, ई ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरियांस, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, ये हम लोग का वेरियांस है। इसका अगर रूट कर देंगे तो एस टी हो जाएगा, ये हम लोग का वेरियांस हो गया। अच्छा, इसका मतलब पता चल रहा है कि ऑप्शन ए तो हम लोग का करेक्ट है, और ऑप्शन बी में देखो क्या दिया हुआ है, ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम थोड़ा सा स्प्लिट करके तुम लोग को बताएं, ये देखो ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग, इसके बाद इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स लिख दिया जैसे था, और म्यू के जगह हम लोग ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और ये हो गया होल स्क्वायर। म्यू के जगह ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं क्योंकि जो म्यू है वही मेरा ई ऑफ एक्स है, जो म्यू है वही मेरा ई ऑफ एक्स है, वही मेरा पी इंटू एक्स है। ये देखो, ये चीज भी मैंने तुम लोगों को लिखवाया था यहाँ पर, देखो जो पी ऑफ पी इंटू एक्स का समेशन है वही म्यू है, वही ई ऑफ एक्स है, वही मेरा एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स है, ठीक है। यानी मेरा जो म्यू है उसको हम ई ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ये चीज मेरा ऑप्शन बी के साथ भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, तो दोनों ऑप्शन ही तो मेरा करेक्ट है। तो क्या मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है, देखो ए एंड बी। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर बाहर नहीं दिया हुआ है, ये फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, तो इसीलिए मेरा 44 का आंसर डी होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। तो इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पता होना चाहिए। ये अगर सही है, म्यू का ही मतलब ई ऑफ एक्स होता है, देखो बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज है। यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर एक्स, यहाँ भी एक्स है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ म्यू की जगह ई ऑफ एक्स लिखा हुआ है, जो कि म्यू का मतलब ई ऑफ एक्स होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हम लोगों का करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है, और इसीलिए मुझे एक डी ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए एंड डी। तो इससे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है। मैंने फिर से एक बार बता दिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है तुम लोग सिर्फ ऑप्शन ए में टिक करके आ जाओ या फिर ऑप्शन बी में टिक करके आ जाओ। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों का 55, क्वेश्चन नंबर 55। ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1/6 फ्रॉम 3 थ्रो ऑफ ए परफेक्ट डाइस, ठीक है। अगर हम लोग कोई परफेक्ट डाइस को जो है रोल कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट डाइस को जो है रोल कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट 1/6 मिल जाए 3 थ्रो से, ठीक है। तो पहले मुझे ये बता सकते हो कि 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है? लूडो के गोटी के केस में 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कितना होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा, 1/6 है। 1/6 होगा, सही है, 1/6 होगा। देखो
यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेट ए क्वेश्चन 55 प्रोबेबिलिटी of getting 6 equal to number of favorable outcome divided by total number of outcome. ठीक है, फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है और फेवरेबल आउटकम 1 है, 1/6 हो गया। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6 फ्रॉम 3 थ्रोज। और अगर हम लोग 3 बार थ्रो करें, अच्छा वो भी तो देखें, वो बताएंगे। अच्छा, ये हो गया हमारा 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 6, कम से कम एक 6 मिल जाए। तो 6 नहीं मिलने का क्या होगा, ये हम इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर जैसे दिया हुआ है ना उसके बेसिस पे, नहीं तो नहीं, पहले निकाल लेते फिर समझाएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं। मुझे बोलो कि 6 नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है। मैम 1 - 1/6। हाँ, 1 - 1/6, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोगों का 1 होता है। और अगर मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि गेटिंग 6 फ्रॉम 3 थ्रोज, यहां पर लेकिन 3 बार थ्रो का बात हुआ, तो मेरा आंसर क्या होगा। 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6, एक बार 1/6 मिला एंड फिर 1/6, तो एंड का मतलब इनटू एंड 1/6 ये होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, 1/6 का होल क्यूब। तो मैंने यहाँ पर देखो आंसर निकाल लिया कि 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है फ्रॉम 3 थ्रोज, 1/6 का होल क्यूब। लेकिन तुम लोग आंसर देखो कहीं पर भी 1/6 का होल क्यूब नहीं है, यहाँ है लेकिन ये 1 माइनस है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करके दिया है, हमें उस प्रेजेंटेशन में आना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर हम लोग का सही है, गलत नहीं है कि अगर हम लोग 3 बार थ्रो करते हैं तो कम से कम एक बार 6 मिलने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है और लगातार 3 बार 1/6 एंड 1/6 एंड 1/6 यानी 1/6 का होल क्यूब होगा। लेकिन यहाँ एक भी ऑप्शन के साथ मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आंसर देने का जो सिस्टम है वो अलग है। अब देखो आंसर देने का सिस्टम क्या है, बोल सकते हो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तुम लोग को क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए। क्योंकि अभी अभी मैंने तुम लोग को ये वाला सिस्टम बताया, तो इसके साथ कंपेयर करके तुम लोग मुझे बोल सकते हो कौन सा आंसर होगा। मैम डी होगा। डी होगा, सही है, डी होगा। देखो क्यों डी होगा, क्योंकि अगर हम लोगों को पता करना है, देखो यहाँ पर हमें जहां 3 नहीं है, क्यूबिक फॉर्म नहीं है, वो तो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता क्योंकि 3 बार थ्रो है, तो ए ऑप्शन तो हट जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग 1 - 1/6 करते हैं तो मुझे मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, लेकिन मुझे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 बोला है, तो मेरा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और 5/6 तो नॉट गेटिंग है, तो बी भी नहीं होगा, तो मेरा आंसर डी होगा। ठीक है, अब डी क्यों करेक्ट है वो हम बताते हैं। देखो अगर हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी से 5/6 को लेस करते हैं, देखो अगर हम ऐसा लिखते हैं 1 - 5/6, ठीक है, 1 - 5/6 का होल क्यूब, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। 1 का मतलब क्या हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब गेटिंग 6 एंड नॉट गेटिंग 6, इसका मतलब गेटिंग 6 एंड नॉट गेटिंग 6, ये दोनों चीज इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें से अगर हम लोग ये लेस कर देते, ये क्या है, नॉट गेटिंग 6, अगर हम लोग ये एक्सक्लूड कर देते हैं नॉट गेटिंग 6, तो हमारे पास बचेगा गेटिंग 6। तो 1 - 5/6 का होल क्यूब जो है, ये ऑप्शन डी हम लोग का आंसर इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो अगर 1/6 का होल क्यूब अगर हमें कहीं दिया हुआ रहता तो वो भी हमारा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ आंसर देने का
मतलब सिस्टम बदल दिया है। बोल रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी से 6 नहीं मिलने के प्रोबेबिलिटी को हम लोगों ने लेस कर दिया, तो आंसर मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। और क्योंकि यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो 3 थ्रोस वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो गया। ये 5/6 का होल क्यूब क्यों नहीं होगा? इसका मतलब होता है ओनली नॉट गेटिंग, ये देखो इसका मतलब होता है नॉट गेटिंग 6 एट एनी थ्रो, ठीक है। मतलब एट 3 थ्रोस भी बोल सकते हो, 3 थ्रो में हमें एक बार भी 6 नहीं मिल रहा है। और ये 1 से 1 - 6 कर देने से हमें मिलेगा नॉट गेटिंग 6, ये भी नॉट गेटिंग 6 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। और ये 5/6 तो वैसे भी नॉट गेटिंग है, ऊपर से इसमें पावर में 3 है भी नहीं। और 1 - 5/6 का मतलब हो जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग 6 नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी लेस कर रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो ऑप्शन डी हम लोग का इसीलिए आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा हमें पूछ सकता है। अब क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट अगर समझ जाते हो तो कर लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन सेट सी का क्वेश्चन नंबर 14, इसके बाद प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा और हम लोग प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये वाला सेट सी का क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ये वाला, ये देखो यहाँ पर बोला है, इसमें थोड़ा सेट थ्योरी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पर बोला है फॉर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30%, 40%, 50% फेल्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, 30% जो है वो फिजिक्स में फेल हुए हैं, 40% जो है वो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं, 50% जो है वो दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करके डिनोट कर सकते हैं? हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा नहीं तो नहीं समझ। सेट सी 14, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं फेल्ड इन फिजिक्स 30%, फेल्ड इन केमिस्ट्री 40% और फेल्ड इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिफ्टी परसेंट, देखो वही बोला है, 30% इन फिजिक्स, 40% केमिस्ट्री एंड एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट में भी आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरा परसेंटेज में आंसर दिया हुआ है, परसेंटेज मतलब 100, तो 100 इंटू 30% करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स में फेल है। 100 इंटू 40% कर लेते, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में फेल है। 100 इंटू 50% कर लेते, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स में फेल है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि मैंने नंबर में निकाल लिया तो हम ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग फिजिक्स, एन ऑफ पी 30, एन ऑफ सी 40, एन ऑफ पी यूनियन सी, क्योंकि आइदर और बोला है, आइदर और का मतलब यू होता है, यूनियन का मतलब और होता है। तो ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ तक हम लोगों ने इसको पूरा जो है क्वेश्चन को ट्रांसफर कर लिया। अच्छा, अब बोल रहा है एटलीस्ट वन का मतलब कोई भी एक में, ठीक है, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री। अब हमें बोला है इफ एन एग्जामिनी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एग्जामिनी मतलब जो एग्जाम दे रहा है उसको अगर हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं, what is the probability that he passed in physics if it is known that he failed in chemistry? तो अगर जितने भी स्टूडेंट है उसमें से अगर हम लोग किसी भी एक स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो इसका चांसेस क्या है कि वो स्टूडेंट जो है फिजिक्स में पास कर जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो केमिस्ट्री में फेल कर जाएगा। वो हमें निकालना है, ठीक है, उसको फिजिक्स में पास करना है बट केमिस्ट्री में फेल करना है, ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? देखो, हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर पास्ड इन फिजिक्स बट फेल्ड इन केमिस्ट्री, ये निकालने के लिए हम लोग को बोला गया है, ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट है
जो केमिस्ट्री में पास कर गए हैं लेकिन सॉरी फिजिक्स में पास किए हैं लेकिन केमिस्ट्री में फेल है, फिजिक्स में पास लेकिन केमिस्ट्री में फेल है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में फेल है, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी सीखा था, प्रोबेबिलिटी में भी सीखा है। एन ऑफ पी यूनियन सी का क्या हो जाएगा, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पी यूनियन सी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 50। अच्छा, एन ऑफ पी हम लोग का फाइंड आउट हुआ है 30 और एन ऑफ सी है 40, यहां पर लिख दिया मैंने 30 और 40 माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, तो कितना आ जाएगा 50 और ये हो गया 40 और 30 70, यहाँ पर मैंने 70 लिख दिया। तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी हो गया मेरा 20, मतलब 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फेल कर चुके हैं बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों में ही फेल कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये निकाल लेते हैं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हम लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही पास किए हैं। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर हमें पता चल गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही फेल कर चुके हैं ऐसे 20 स्टूडेंट है। तो हम लोग ऐसा निकाल रहे हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास किए हैं या फिर दोनों में पास किए हैं। वो पास्ट, हम सिर्फ वो पास्ट लिख देते जो पास कर चुके हैं, ठीक है। अब पास का मतलब है इन एनी सब्जेक्ट और इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे करके। मतलब हम लोग ये देखो यहाँ लिखने से समझ में आएगा, टोटल 100 स्टूडेंट हम लोग मान रहे हैं जिसमें से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कर चुके हैं। तो 80 स्टूडेंट्स जो बच रहे हैं ये 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। मतलब ये 80 स्टूडेंट में से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि आइदर पास इन फिजिक्स है, आइदर पास्ड इन फिजिक्स है, पास्ड इन फिजिक्स या तो वो फिजिक्स में पास किए हैं, आइदर पास्ड इन केमिस्ट्री है और पास्ट इन बोथ है, ठीक है, पास्ट इन बोथ है। मतलब अगर हम वो सारे स्टूडेंट को हटा देते हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, तो हमारे पास वो स्टूडेंट बचेंगे जो या तो दोनों सब्जेक्ट में पास कर चुके हैं या तो किसी एक सब्जेक्ट में पास किए, ठीक है। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in physics। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फिजिक्स में पास कर चुके हैं, ठीक है। तो 100 में से देखो, 100 में से अगर 30 स्टूडेंट फिजिक्स में फेल किए हैं तो फिजिक्स में पास कितने लोग किए हैं, 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन केमिस्ट्री, ये कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से निकाल लेंगे। अगर 100 स्टूडेंट में से केमिस्ट्री में फेल कर चुके हैं 40 स्टूडेंट्स, तो पास कितने लोग कर चुके हैं 60, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हम लोग ये निकालेंगे कि दोनों सब्जेक्ट में पास किए हैं ऐसे कितने लोग हैं, देखिए। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा नंबर ऑफ पी यूनियन सी, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। अब तुम लोग सोचोगे मैंने तो ये पहले भी निकाला, लेकिन ये मैंने फेल डेटा के लिए निकाला था। अब हम यहाँ पर सारे पास वाला डेटा लेंगे, ठीक है। तो ये देखो टोटल 80 स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास किए हैं, तो ये 80 हो जाएगा। फिजिक्स में पास किए हैं 70 स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में पास कर चुके हैं 60 स्टूडेंट्स, ये देखो 60 स्टूडेंट्स। तो यहां से हम लोग का P इंटरसेक्शन C निकल जाए, तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ P इंटरसेक्शन C मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया।
तो 60 प्लस 70 130 माइनस 80 ये हो गया 50। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, दोनों में पास किए हैं इतने स्टूडेंट्स है। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली पास्ड इन फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली पास्ड इन फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग फिजिक्स, लेकिन ये ओनली फिजिक्स नहीं होता है। अगर तुम लोग को सेट थ्योरी याद आ रहा है, जरूरी नहीं है कि ओनली फिजिक्स है। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में पास किए हैं 70 लोग, लेकिन ओनली फिजिक्स कैसे होगा। अब मान लो ये 70 में ऐसे भी लोग हैं जो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पास किए, मतलब मान लो मैंने यहाँ पर ये 5 स्टूडेंट बना लिया। ठीक है, ये फिजिक्स में पास किया है, ये मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास किया है, ये केमिस्ट्री में पास किया है, ये केमिस्ट्री में किया है, ये केमिस्ट्री में किया है। अगर मुझे पता करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स तो हम बोलेंगे 2 जन, और मुझे अगर पता करना है ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली पास्ड इन फिजिक्स तो फिर मेरा एक ही स्टूडेंट होगा। ठीक है, अगर ओनली पास्ड इन फिजिक्स है तो एक स्टूडेंट होगा, और अगर पास्ड इन फिजिक्स है तो 2 स्टूडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट केमिस्ट्री भी पास किया है, तो हमें अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पास किए कितने जन किए वो चाहिए, तो हमें ओनली फिजिक्स चाहिए। ठीक है, ओनली पास्ड इन फिजिक्स, तो 70, ये 70 का मतलब है पास्ड इन फिजिक्स, और वहां से अगर हम लोग 50 को लेस कर देते हैं, क्योंकि 50 वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो दोनों सब्जेक्ट में पास किए, यानी 20 ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि ओनली फिजिक्स में पास किए हैं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ passed in physics but failed in chemistry। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 20। ठीक है, और यहां पर देखो फेल्ड इन केमिस्ट्री कितना है, फेल्ड इन केमिस्ट्री हम लोग का है, यहाँ दिया हुआ है, ये देखो फेल्ड इन केमिस्ट्री 40। ठीक है, फेल्ड इन केमिस्ट्री 40 है, तो यहाँ ये देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन वाला केस है, तो हम लोग नीचे यहाँ पर 40 देंगे। ठीक है, तुम लोग को अगर गिवन वाला याद आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी बी का मतलब जितने लोग केमिस्ट्री में फेल किए तो वो 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली लिखोगे तो भी हो जाएगा 20/40 यानी 1/2। अब देखते हैं ऑप्शन 1/2 हम लोग का है, ये देखो 14 का ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें हमें जो पूछा था वो निकालने के लिए हमें बहुत सारा डेटा फाइंड आउट करना पड़ा। हम एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। हम लोग को क्वेश्चन में दिया था कि 30, 40 और 50% जो स्टूडेंट है वो फिजिक्स में फेल, केमिस्ट्री में फेल, और दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल है। अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि पास्ड इन फिजिक्स, तो पहला बात है हमें पास निकालना था। ठीक है, हमें पास्ड इन फिजिक्स निकालना था, बट फेल्ड इन केमिस्ट्री, फेल्ड इन केमिस्ट्री तो हमें पता है। अब अगर हमें निकालना है कि पास्ड इन फिजिक्स, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अब देखो फेल में से हमें पास ढूंढना पड़ेगा, तो 30 फेल है फिजिक्स में, 40 फेल है केमिस्ट्री में, और 50 दोनों में फेल है। ठीक है, इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि 50 दोनों में नहीं, सॉरी 50 फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी एक में फेल है। इसका यूज करके हम लोगों ने निकाल लिया कि दोनों सब्जेक्ट में फेल 20 लोग हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पास कर चुके हैं, तो 100 में से अगर 20 लोग दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो हम लोग को पता चल गया कि 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास है। इसको एक्स्ट्रा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि हमें पासिंग का डेटा निकालना था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 80 स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लिया जो कि या तो फिजिक्स में पास है, या तो केमिस्ट्री में पास है, या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास किए हैं। तो वहां से हम लोगों ने निकाल लिया कि फिजिक्स में पास कितने लोग किए हैं, फिर 100 में से अगर 30 लोग माइनस कर देते हैं तो फिजिक्स में पास कितने लोग किए हैं 70, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है
हु पास्ड इन केमिस्ट्री, ये हम लोग का आ जाएगा 60। ये तुम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे 30, और यहाँ पर जो है 40 को माइनस करके, ये 30 और 40 को माइनस करके यहाँ पर हम लोग ये 70 60 निकाल सकते थे। लेकिन ये जो डेटा है ये 20 पाने के लिए तो हमें ये कैलकुलेशन आगे करना पड़ेगा ना, तो 20 के लिए हमें ये वाला कैलकुलेशन करना पड़ता है, और वहां पर हमें 80 का जरूरत होता। अब ये 80 का तो यहाँ कोई यूज नहीं हुआ। अब तुम लोग सोचोगे ये तो हम लोग पहले भी निकाल सकते थे, बिल्कुल इसको तुम लोग पहले भी निकाल सकते हो, लेकिन इसके बाद का जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमें ये 80 का वैल्यू चाहिए, और ये 80 के लिए हमें ये 20 चाहिए, इसीलिए ये सब निकालना पड़ा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये लाइन चाहो तो तुम लोग इस पॉइंट के बाद भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया करते करते। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास कर चुके हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए या फिर दोनों सब्जेक्ट में 80। ठीक है, जिसमें से फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 60, तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाल लिया 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, तो फिजिक्स का टोटल पासिंग परसेंटेज है 70, लेकिन उसमें हो सकता है कि केमिस्ट्री वाले भी इंक्लूडेड है, तो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं उसको अगर हम लोग यहाँ से एक्सक्लूड कर देते तो हमें पता चल गया ओनली फिजिक्स में पास हुए हैं 20। ठीक है, तो पास्ड इन फिजिक्स 20 बट फेल्ड इन केमिस्ट्री जो कि हम लोग का है 40, फेल्ड इन केमिस्ट्री 40 है। ये देखो, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके 20/40। ठीक है, तो 20/40 यानी हाफ, तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग का मैच हो जाएगा। तो जैसे पूछा था उसके हिसाब से करने के लिए हमें इतना सारा पॉइंट को जो है फाइंड आउट करना पड़ा। ठीक है, तो देखो हम लोग का प्रोबेबिलिटी जो है कंप्लीट हो गया, और हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं करेंगे अगर हाँ इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बाकी है तो अभी तुम लोग को करने का जरूरत भी नहीं है। जब हम लोग टेस्ट वगैरह देंगे तो वहां पर अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट आता है जो हम लोगों ने नहीं किया है, जो कि आएगा नहीं, ठीक है, जितना भी रेलिवेंट है उससे ज्यादा ही मैंने करवा दिया है। एक दो अगर कुछ बाकी भी है तो वो तुम लोगों को अभी करने का जरूरत नहीं है। जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट के क्वेश्चन में ही जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा वो हम बता देंगे। वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं आता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी से आएगा, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। जितना करवाया है उतना करोगे तो ही काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी करने का जरूरत नहीं। काफी किया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा ही कर लिया, इतना करने का जरूरत भी नहीं था, फिर भी मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया। आज वाला जो भी टॉपिक है स्पेशली जो लेंदी क्वेश्चन है वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन आने का मुझे चांसेस कम लगता है, फिर भी प्रैक्टिस जरूर करो जितना मैंने करवा दिया। बस आज प्रोबेबिलिटी खत्म, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक है वहां से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है।